दीदी किसान, बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर दिन अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। इन विषयों पर हम विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। आज के विषय है जैविक खेती, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट की खेती पर भी आज इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा होगी। जी हाँ, तो ये दो महत्वपूर्ण विषय है, जैविक खेती और ड्रैगन फ्रूट की खेती, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर ले जिस पे आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है जिन पर आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हेलो किसान कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर YS शिवे, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ हेलो किसान कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर विश्वजीत दास, प्रधान वैज्ञानिक है
उत्तर पूर्वीय पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, जो कि बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जिनसे हम ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानेंगे। लेकिन आइए उससे पहले जैविक खेती के बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर शिवे, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इन दिनों हर तरफ हम जैविक खेती के बारे में सुन रहे हैं, काफी जोर इस पर दिया जा रहा है। अर्थ क्या है जैविक खेती का? खेती की ये कौन सी पद्धति है जैविक खेती? देखिए, खेती करने की जो हमारी जैविक खेती है वो ऐसी पद्धति है जिसके अंदर हम किसी भी जो हमारे रासायनिक खाद हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, या हमारे जो हैं जीवाणुनाशी हैं या कवकनाशी हैं या हमारे जो हार्बिसाइड हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एक इस तरीके से खेती करते हैं जिसमें जो है पोषक तत्व का प्रबंधन ऑर्गेनिक सोर्सेज के माध्यम से करते हैं। जैसे गोबर की गली सड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, या हम रॉक्स एंड मिनरल्स को भी डालते हैं ग्राउंड करके, या रॉक फॉस्फेट को भी डाल सकते हैं। तो ऐसी पद्धति के द्वारा जो हम खेती करते हैं जहाँ पे पोषक तत्व का प्रबंधन ऑर्गेनिक सोर्सेज के माध्यम से किया जाता है, क्रॉप रोटेशन के माध्यम से किया जाता है, और खरपतवारों का नियंत्रण जो है वो हम यांत्रिक विधि से करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन से करते हैं। तो ऐसी पद्धति को हम जैविक खेती कहते हैं। और इसका जो है आजकल क्योंकि समय की मांग है, बाजार में जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जैसे हमने बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का या हमारे बहुत से केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है और वातावरण में भी प्रदूषित हुआ है। तो उसको दूर करने के लिए जैविक खेती जो है एक अच्छा हमारा पर्याय हो सकता है, प्रयास हो सकता है। तो जैविक जो उत्पाद है, ऑर्गेनिक जो उत्पाद है, उसकी क्यों मांग इतनी बढ़ रही है और क्यों जैविक खेती को आज वक्त की मांग कहा जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और किस तरह से जैविक खेती किसान कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हरित क्रांति के दौरान देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ज्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए भी रासायनिक दवाएं छिड़की जाने लगी। इन रसायनों ने पैदावार तो बढ़ाई, लेकिन मिट्टी को कमजोर और फसलों को जहरीला बना दिया है। इतना ही नहीं, ये कीटनाशक पर्यावरण को भी दूषित करने लगे। इन दुष्परिणामों का असर इंसान ही नहीं, पशुओं की सेहत पर भी पड़ रहा है। आज जब देश उत्पादन के मामले में नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है, तब खेती में रसायनों का इस्तेमाल कम करने की बात की जाने लगी है। जैविक खेती इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत सरकार इस तरह की खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें रसायनों की जगह गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर और जैविक खाद के उपयोग पर जोर दिया जाता है। इससे न सिर्फ जमीन की उपजाऊ शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही कृषि लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को ज्यादा मुनाफा होता है। सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर इलाकों में जैविक खेती और भी ज्यादा फायदेमंद है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानकों पर जैविक उत्पाद ज्यादा खरे उतरते हैं। दुनिया भर में जितने भी शोध हुए हैं, उनमें से ये बात निकलकर सामने आई है कि जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार होता है। लेकिन इसमें एक कमी भी है। जब आप जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो कम से कम 3 साल तक पैदावार कम होती है। यही वजह है कि इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे वैज्ञानिक रासायनिक और जैविक दोनों विधियों को मिलाकर खेती करने की सलाह देते हैं। हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि जैविक खेती आखिर है क्या। आइए इसके बारे में और भी विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर शिवे, बताएं हमें जैविक खेती के बारे में कि क्या फायदे हैं इसके और किसानों को क्यों इसे अपनाना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैविक खेती का सबसे मुख्य फायदा ये है, जो भी हमें कृषि उत्पाद मिलता है जैविक विधि से उगाए गए, चाहे हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, चाहे दूध है, चाहे मछली है, चाहे अंडा है, और जो हमारा कोई भी फसल का उत्पाद है, उत्पाद में जैसे हमारा ऑयल सीड भी है, या पल्सिस दाल भी है हमारी, या गेहूं है, चावल है, कॉफ़ी है, चाय है, ये सारे उत्पाद जो हैं बिना किसी रसायन के उगाए जाते हैं। तो इनमें कोई भी रासायनिक का जो अवशेष होता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से जो केमिकल डालते हैं हम, उनका कुछ अवशेष
हमारे इन उत्पाद में रह जाता है, और जब इनको कंज्यूम करते हैं, चाहे हम खाएं चाहे जो पशु खाएं, तो कहीं ना कहीं वो उनके स्वास्थ्य को खराब करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी उत्पाद होता है जैविक विधि से उगाए गए उत्पाद में कोई भी जो हमारा रेजिड्यू होता है किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का, वो नहीं होता है। और साथ साथ जो है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। अच्छा। मिट्टी की गुणवत्ता कई तरीके से बढ़ती है। भौतिक संरचना में सुधार होता है, जिससे पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और उसकी बल्क डेंसिटी जो है कम हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केमिकल जो हमारे गुण हैं, जिनको हम रासायनिक गुण भी कहते हैं मिट्टी के, विशेषकर जैसे न्यूट्रिएंट की उपलब्धता है या पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इनके में भी काफ़ी सुधार होता है। और ऐसा देखा गया है यदि हम लगातार जैविक खेती करते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है मिट्टी में वो बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। और हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पिछले करीब 15-16 साल से लगातार बासमती धान गेहूं का फसल चक्र अपना के हमने देखा कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, जिसको हम आत्मा मानते हैं मिट्टी का, तो वो जो है मतलब काफी बढ़ गया है। और मिट्टी जो है हमारी पहले भुरभुरी थी, अब काली मिट्टी हो गई है। और इसके साथ साथ जो है हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि जीवाणु है मिट्टी के अंदर, चाहे हमारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट, ये सारे बढ़ जाते हैं। अर्थवर्म जो हम केंचुआ कहते हैं, डॉक्टर शिव, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र कुमार जी इस वक्त भागलपुर बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं जैविक कीटनाशक आम की बागवानी के लिए मैं जानना चाहता हूँ, फल छेदक के लिए। जी, आइए जानते हैं। हाँ, देखिए, फल जो आम के लिए जो कीड़े लगते हैं उसके बारे में तो मैं इतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप नीम का जो ऑयल आता है उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है आपके कीड़े रुक जाएंगे। आम के लिए ऑर्गेनिक यदि आम उगा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक आम की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है हमारे देश में ही नहीं, जैसे सुपरमार्केट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, लेकिन साथ साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आम की जो जैविक विधि से उगाए गए आम है उनकी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। तो नीम का जो है आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या नीम की पत्तियों को उबाल के उसका जो है हमारा अरग बनता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीड़ों को रोकने के लिए आम के अंदर। बिल्कुल। तो नरेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैविक तकनीक जो तरीके हैं उन्हें अपनाएं, इससे अच्छी गुणवत्ता होती है और जो फसल होती है उसकी मांग भी बाजार में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसकी ज्यादा होती है, तो आपको भाव भी अच्छे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर शिवा, जैसा कि आप हमें समझा रहे थे कि जैविक खेती करने से मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है, किस तरह से ये हो पाता है? हाँ, देखिए, जब हम मिट्टी के अंदर जो है ज्यादातर क्रॉप रेजिड्यू या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की गली सड़ी खाद डालते हैं, तो क्योंकि इससे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट यानी कि हमारा जीवांश पदार्थ जो मिट्टी के अंदर बढ़ जाता है, तो वो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी भुरभुरी होने के कारण जो है मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हमारे जो जीवाणु हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे हम कुछ भी खा लें अपने पेट के अंदर जो है अच्छा भोजन, लेकिन यदि हमारा पेट का जो है माइक्रोबायोम काम नहीं कर रहा है तो हमारा जो है खाद्य पदार्थ खाया हुआ वेस्ट चला जाता है। इसी तरह मिट्टी के अंदर जो है जीवाणुओं का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और जो हम जैविक खेती करते हैं उसमें जो है मिट्टी के अंदर जो भी जीवाणु होते हैं, चाहे हमारे बैक्टीरिया है या फंगस है या हमारे और दूसरे जो भी मित्र कीट हैं, वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और वो जो है इसको डिकम्पोज भी करते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज न्यूट्रिएंट के होते हैं, चाहे हरी खाद डालें चाहे गोबर की खाद डालें, चाहे हम जो है कोई इस तरीके से, और भी हरी खाद भी 2-3 तरीके की होती है, जैसे मिट्टी के अंदर उगा के या मिट्टी के अंदर मिलाते हैं उसी खेत के अंदर, लेकिन कुछ जो है हम हमारे मैंड पे या बंड पे उगाते हैं, लूसीनिया वगैरह, तो उसको जो है उसकी पत्तियों को, टहनियों को काट कर ला के मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, उसको जो हम XC2 ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। तो इस तरीके से जो है मिट्टी की जो ओवरऑल सोयल की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ हमारे परीक्षण के आधार पर जो पिछले हम करीब 15-16 साल से जो है ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं पूसा संस्थान में बासमती धान गेहूं के अंदर, तो मिट्टी की जो है भौतिक संरचना में और इसके साथ साथ जो है हमारे
रासायनिक गुण हैं, उन गुण धर्म है मिट्टी के, उनमें भी सुधार हुआ है। अच्छा। और साथ साथ जो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उनमें भी सुधार हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है पहले 0.5 के आसपास था, जो 0.9 और 1% के आसपास ऑर्गेनिक के अंदर आ गया है। और जो हमारा जीवांश पदार्थ है, यही जो है सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट का रिसोर्स माना जाता है मिट्टी के अंदर। तो इस तरीके से यदि खेती करते हैं किसान भाई, तो उसमें 2-3 फायदे और भी हो सकते हैं। पानी कम देने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और क्या कुछ फायदे हैं डॉक्टर शिव, हम आपकी जगह जानेंगे। उससे पहले एक कॉलर का हम सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। राकेश जी इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप राकेश जी। जैविक खेती करके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? जी बिल्कुल राकेश जी, इन्हीं फायदों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जी डॉक्टर शिव। बिल्कुल राकेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और हिमाचल प्रदेश से हैं हम। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी परंपरागत खेती और जैविक खेती को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। और जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता घटती चली जा रही है। पहला फायदा तो ये है मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। दूसरा फायदा ये है कि जो भी हम उत्पाद लेते हैं खेती करके जैविक विधि से, तो वो उत्पाद जो है उसमें किसी भी तरीके का जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य को खराब करते हैं, कोई भी ऐसा केमिकल का रेजिड्यू नहीं रहता है। और तीसरी बात ये है वातावरण जो हमारा शुद्ध होता है। वातावरण में क्योंकि जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे जो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है, या हमारा जो है अमोनिया गैस बहुत रिलीज होती है, क्योंकि एकदम फर्टिलाइजर डाला हमने और हाई टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी है और मिट्टी भी इतनी सही नहीं है, तो अमोनिया गैस बनकर उड़ जाती है। वो भी जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। और तीसरी बात ये है कि हमारा जो वातावरण के साथ साथ सबसे बड़ा आज का जो सवाल है किसानों की आमदनी बढ़ाना। तो आमदनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा शुरू में तो ज़्यादा आता है, लेकिन बाद में जब हम 3-4 साल के बाद में करना शुरू करते हैं फिर खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो उस तरीके से जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालने से मिट्टी में जो डालते हैं उससे हमारा उत्पादन लागत बढ़ जाती है और जो हमारा रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो है डिमांड मार्केट में बढ़ रही है और इसका जो है प्रीमियम प्राइस भी मिलता है, क्योंकि यदि हम सामान्य विधि से कोई भी क्रॉप को उगाते हैं, उसका मार्केट में उत्पाद लेकर जाते हैं, तो उसका उतनी कीमत नहीं मिलती है जितनी जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मिलती है। और विशेषकर मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो हमारा नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है वो इसमें ही ऑर्गेनिक के अंदर ज़्यादा आता है। अर्थात यदि हम 1 रुपया लगाते हैं तो उसमें करीब 2-2.5 रुपये मिल जाता है, जबकि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में इतना नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसानों की आय भी बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और पर्यावरण भी अच्छा होता है, शुद्ध पर्यावरण रहता है। तो ये सारे फायदे हैं मिट्टी की गुण। डॉक्टर शिव, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कृषि लागत की तुलना की जाए तो रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती में कितनी लागत आती है? हाँ देखिए, जैविक खेती में लागत इससे शुरू में थोड़ी यूँ ज़्यादा आती है, क्योंकि हम ज़्यादा जो है FI हम डालते हैं, जो गोबर की गली छड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो थोड़ी ज़्यादा डालने की जरूरत पड़ती है शुरू में। बाद में थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि बाद में हम क्रॉप रेजिड्यू भी रिसाइकिल करते हैं और फिर इंटरक्रॉपिंग भी अपनाते हैं, जो सह फसली खेती है उसको भी करते हैं। और उसमें ऐसा भी हम प्रोविजन करते हैं कि जो हरी खाद की फसलें हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए और कोई भी हम रेजिड्यू बाहर नहीं लेकर जाते, वहीं रिसाइकिल करते हैं अपने फार्म पे। तो इस तरीके से जो है शुरू में थोड़ी 20 से करीब 25% जो है उत्पादन लागत बढ़ जाती है, लेकिन आगे आने वाले समय में 4-5 साल के बाद में जो है उत्पादन लागत इतनी ज़्यादा नहीं रहती, बल्कि उत्पादन लागत घट जाती है। और उसका कारण यही है कि हम हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं और जो कोई भी क्रॉप रेजिड्यू है उसको हम बाहर नहीं लेकर जाते, वहीं पे उसको रिसाइकिल करते हैं। और जो पशु पालते हैं उनका भी जो है हमारा गौमूत्र होता है या हमारा गोबर की खाद होती है उसका रिसाइकिल करते हैं। और हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर ज़्यादा बढ़ती है, न कि हम बाहर से ला के फर्टिलाइजर डालें या इंसेक्टिसाइड डालें या पेस्टिसाइड डालें। और दूसरे हम बीज भी जो है ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट करते हैं अपने घर पे ही उगाते हैं या किसान उगाते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं। हम बाजार से बार बार जो है बीज को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से शुरू में थोड़ी लागत 20 से 25% ज़्यादा आती है, लेकिन 3-4 साल के बाद में 5 साल के बाद में लागत में कोई ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन बाद में फिर
जो हमारा उत्पाद का कीमत मिलती है बाजार के अंदर वो बहुत अच्छी मिलती है। और आजकल जो है जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, सुपर मार्केट हैं और जो हमारे बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, सब देखिए आप हर एक जगह कहीं भी जाएंगे, कहीं भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो अलग से ही जो जैविक उत्पाद की अलग से ही सेल्फ बनी होती है। और जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो कभी ये नहीं देखता कि इतनी कीमत क्यों है, वो तुरंत लेकर चल देता है क्योंकि उसको ये एश्योरेंस है कि इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का अवशेष नहीं बचा हुआ है या है नहीं। आजकल सेहत को लेकर जागरूक होने लगे हैं जी, और ऐसे में अगर अच्छी चीज उन्हें कुछ ज्यादा कीमत पर भी मिल रही है तो वो गुरेज नहीं करते हैं लेने में, इसलिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग काफी बढ़ने लग गई है। जैविक खेती के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। आज हम जैविक खेती के बारे में विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अब तक हमने चर्चा की कि जैविक खेती के क्या कुछ फायदे हैं और जैविक खेती किसे कहा जाता है। आइए जैविक खेती के बारे में और भी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर शिवा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जैविक खेती है उसमें हम देखते हैं कि जो पोषक तत्व प्रबंधन है किसान किस तरह करे, उनके सामने एक सवाल होता है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि हरित क्रांति के बाद से ही जो उत्पादन है उसे लेने के लिए जो रसायनों का इस्तेमाल है उर्वरकों के तौर पर वो काफी ज्यादा होने लगा है। तो ऐसे में अगर जैविक खेती के तहत हम रसायनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर किस तरह से हम जो खाद्य उर्वरक का जो प्रबंधन है, जो पोषक तत्व प्रबंधन है, वो किस तरह कर सकते हैं? हाँ देखिए, पोषक तत्व प्रबंधन पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो 17 पोषक तत्व हैं और जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो हमको द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं, और कुछ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसमें जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है। तो इनको प्रबंधन करने के लिए जैविक खेती के अंदर सबसे अच्छा स्रोत जो है हम मानते हैं वो गोबर की गली सड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, क्रॉप का जो अवशेष बचा हुआ है उसको हम रिसाइकिल करके खेत के अंदर ही या तो हम जो है उसको मिट्टी के अंदर मिला भी सकते हैं, और साथ साथ जो है कुछ हम ऐसे फंजाई या बैक्टीरिया डालें जिससे उसका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाए, तो उससे पोषक तत्व का उपलब्धि हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हम ये बताते हैं ऑर्गेनिक खेती के अंदर, जैविक खेती के अंदर, कि हम क्रॉप रोटेशन जरूर अपनाएं। और क्रॉप रोटेशन चक्र जो है इसके बारे में और इसकी अहमियत के बारे में आपसे जानेंगे, और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी अभी आपने जाना। यहाँ पर कार्यक्रम हेलो किसान में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम जैविक खेती के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी जैविक खेती क्या है ये जानना चाहते हैं और किस तरीके से जैविक खेती की जाए ये जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञ मेहमान से जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शिवे आपसे जानना चाहेंगे जैविक खेती के बारे में। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि जो फसल चक्र है उसे अपनाना जरूरी है, तो क्या अहमियत है फसल चक्र की जैविक खेती में?
हाँ, देखिए फसल चक्र की बहुत बड़ी अहमियत है जैविक खेती में, क्योंकि हम इस तरीके से जो है फसलों को उगाते हैं हेर फेर करके, ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बनी रहे और हमको जो है उससे जो आमदनी भी होती रहे। तो इस तरीके से अपनाएं हम, जैसे कि सपोज हम उदाहरण के लिए जो है दाल की फसल कर रहे हैं, तो दाल की फसल का करना बहुत ज़रूरी है जैविक खेती के अंदर। उसके बाद हम तिलहन ले सकते हैं, उसके बाद हम सब्जी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फसल चक्र को अपनाएं ताकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहे। और यदि हम फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और साथ साथ जो हमारे खरपतवार आते हैं उनकी भी जो है कमी हो जाती है। तो फसल चक्र का जो है जैविक खेती में बहुत बड़ा महत्व है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जैविक खेती में जहाँ भी आप जैविक खेती कर रहे हैं वहाँ पे इस तरीके का फसल चक्र अपनाएं जहाँ पे जो है हमको 2 दाल वाली फसलों को जरूर रखना पड़े, जैसे कि हमारी मूंग बीन है, उड़द बीन है, काउपी है, या इसके साथ साथ जो हमारा चना है, मटर है, मसूर है, अरहर है, ऐसी फसलों को जो है आप अपने जैविक खेती के फसल चक्र में जरूर रखें। तो इसके साथ साथ आप कुछ क्षेत्र में सीरियल भी उगा सकते हैं, धान गेहूं इस तरीके का फसल चक्र अपना सकते हैं। उसके साथ साथ लेकिन हरी खाद भी आप 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, जैसे ढैंचे की है या हमारी जो सनई की है, इस तरीके की जरूर रखें। और साथ साथ जो हमारा और भी क्रॉप रेजिड्यू होता है तो उसको जो है कहीं बाहर ना लेकर जाएं, मिट्टी के अंदर ही मिलाएं। तो फसल चक्र का ये सबसे बड़ा फायदा जो है मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना। और हमको जो है जो हमारे अपने कंजम्पशन के लिए तो है ही है, लेकिन आमदनी अच्छी भी दे, तो इस तरीके से फसल चक्र को अपनाना चाहिए। और मार्केट को पहले देख लें नजदीक कि किस फसल की जो है डिमांड ज्यादा है, कौन सी सब्जी की आपके जहाँ फसल जैविक खेती करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। और मैं समझता हूं कि बहुत से किसान जो हैं फसल चक्र को ध्यान में रख के ही जैविक खेती करेंगे। जैविक खेती कर रहे हैं तो फसल चक्र को अपनाना बेहद जरूरी है और इसकी अपनी अहमियत है। और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर विश्वजीत दास, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है उत्तर पूर्वी पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अगरतला त्रिपुरा से। उनसे हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर विश्वजीत दास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। डॉक्टर दास, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ बिल्कुल जी, धन्यवाद। डॉक्टर दास, बताएं हमें ड्रैगन फ्रूट के बारे में। ये तो जो फल है वो कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और हमारे पोषण के लिए बेहद ही अहमियत रखते हैं। ड्रैगन फ्रूट की क्या खासियत है, हमें बताएं। हाँ, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। तो फलम जो फल है इसका देखा गया है इससे बहुत अच्छा है। इसके जो जी डॉक्टर दास, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे और ड्रैगन फ्रूट की अहमियत और इसकी खेती के बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर जैविक खेती को लेकर जो हमारी चर्चा है उसे आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शिवे, अब आपसे जानना चाहेंगे कि रोग और कीट जो है वो फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और इससे बचाव के लिए किसानों को अक्सर रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में जब जैविक खेती कर रहे हो किसान, तो वो किस तरह के उपाय अपना सकते हैं कीटों से छुटकारा पाने के लिए, ताकि उन्हें रसायनों का इस्तेमाल न करना पड़े? हाँ, देखिए कीड़े मकोड़े हर एक फसल के अंदर आते हैं, चाहे जैविक खेती से करें चाहे हम जो सामान्य विधि से जो खेती कर रहे हैं उस तरीके से करें। तो उनके नियंत्रण के लिए हमने ये देखा है कि जैसे हम जैविक खेती करते हैं तो मित्र कीट जो है किसी हद तक ऑटोमेटिकली जो है अपने उसको नियंत्रण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम बासमती धान की बात करते हैं। बासमती धान के अंदर जो है जो स्पाइडर होती है, स्पाइडर मकड़ी जो होती है, ये हमारा मित्र कीट है। तो इसको जो है हम जो दूसरे कीड़े आते हैं वो खा लेती है और उनको जो है थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर नहीं जाने देती। यदि हम सामान्य विधि से खेती कर रहे हैं, यदि हम किसी भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये कीड़े जो है, उदाहरण के लिए ये हमारी स्पाइडर जो है मकड़ी मर जाती है, तो मित्र कीट खत्म हो जाते हैं। जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो जैविक विधि के अंदर जब हम खेती करते हैं तो मित्र कीट जो हैं वो रहते हैं,
फसलों के अंदर, और वो जो है इतने दहलीज से नीचे रखते हैं, दूसरे जो हार्मफुल कीड़े होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाने देते। तो एक तरीके से कह सकता हूँ हमारे मित्र कीट हैं वो जैविक खेती के अंदर अच्छे होते हैं और उनकी संख्या ठीक ठाक होती है और वो जो है स्वयं नियंत्रण कर लेते हैं। एक तो विधि ये है, और दूसरी विधि ये है कि यदि बहुत ज्यादा कीड़े आ जाते हैं, हमको नियंत्रण करने की जरूरत पड़ती है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि भाई नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। 2 मिलीलीटर जो है नीम ऑयल प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। नीम का जो कर्नल होता है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को उबाल के। माफ कीजिएगा डॉक्टर शिवे, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। सतीश चंद जी आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। पहले तो ये शिकायत करना है हमको कि 20 मिनट से हम होल्ड करके पड़े हुए हैं और बात नहीं हो पाई आपसे। जी माफ कीजिएगा, आपका फोन देर से मिल पाया हमें, लेकिन आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जरूर। देखिए हमको डॉक्टर शिवे से ये जानना है कि जैविक खेती में जो सर्टिफिकेशन का। जी सतीश जी अपना सवाल आप पूरा कर सकते हैं। जैविक खेती में जो सर्टिफिकेशन का मामला है जी, उसमें हम लोग सुनते रहते हैं आपके किसान चैनल से कि लार्ज एरिया, हाँ जी, लार्ज एरिया का सर्टिफिकेशन 2-3 महीने में हो जाता है और इंडिविजुअल अगर है तो उसको 3 साल लग जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जमीन में ऐसा कौन सा परिवर्तन हो जाता है जो 2-3 महीने में ही हो जाता है लार्ज एरिया का, और सिंगल जो इंडिविजुअल करता है उसमें 3 साल लग जाते हैं, ऐसा क्यों सिस्टम है ये? जी यही हम जानना चाह रहे हैं सतीश चंद्र जी। ऐसा नहीं है कि 3 साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप सर्टिफिकेशन एजेंसी से जाएंगे, और यूपी में तो यूपी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, लखनऊ में लोकेटेड है, तो उसके माध्यम से यदि सर्टिफिकेशन कराएंगे, और गाजियाबाद में जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग का है उसको इन्वॉल्व करके सर्टिफिकेशन कराएंगे तो आपका सर्टिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की क्योंकि ऐसी योजना है कि हम एक ऐसे किसानों को जोड़ें, समूह में बनाएं, और किसान 50-60 किसान एक साथ मिल जाएंगे तो उनको मार्केटिंग करने में सुविधा होगी। तो किसान जो है, किसानों को एक समूह बना के और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो है भारत सरकार बढ़ावा दे रही है और सर्टिफिकेशन में भी फैसिलिटेशन कर रही है। तो थोड़ा परेशानी आती है जो सिंगल फार्मर होता है उसको अप्रोच करने में, आने जाने में, लेकिन जब ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है, तो हमारा कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो समूह के रूप में यदि खेती करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो वो ज़्यादा फायदे की होती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, पर एकड़ के हिसाब से 20,000 रुपये देती है सरकार जो है ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, और पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है 50,000 रुपये देती है। वो 3 साल तक आप यूज कर सकते हैं उत्पाद खरीदने के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए। तो एक तरीका का गवर्नमेंट बढ़ावा भी दे रही है और सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। लेकिन यदि समूह के रूप में आप जुड़ के संगठित होकर खेती करेंगे तो जल्दी आप जो है अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, और इंडिविजुअल अप्रोच कराएंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा यदि आप समूह में अपने गांव के किसानों को एक साथ जोड़ेंगे तो सर्टिफिकेशन का जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, और आपके उत्पाद की जो है मंडी में या कहीं भी जहाँ भी सेल करेंगे वहाँ एक साख बन जाएगी, क्योंकि वो ये कहेंगे कि फला गांव से, फला एरिया से ये प्रोडक्ट आया है और ये जो है ऑथेंटिकली सर्टिफाई कर लिया है। इंडिविजुअल में थोड़ी दिक्कत ये आती है कि भाई जाने आने में दिक्कत होती है, थोड़ा खर्चा भी आता ही है सर्टिफिकेशन में, फ्री तो सर्विस नहीं है थोड़ा। इसी वजह से जो गवर्नमेंट 50,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से देती है, और ये बढ़ावा दे रही है क्लस्टर बेस में अप्रोच बना के कि उत्पाद जो है उनका मंडी में या कहीं भी जहाँ कंज्यूमर के पास में लेकर जाएंगे एक उनकी छवि बन जाएगी और उनको बेचने में कोई मतलब परेशानी नहीं आएगी। ये गवर्नमेंट की जो है एक नीति कह सकता हूँ, गवर्नमेंट का एक नया आयाम है उत्पाद को पॉपुलराइज करने के लिए और आपकी साख को बढ़ाने के लिए।
कंज्यूमर्स के बीच में। बिल्कुल सतीश जी, मुझे उम्मीद है कि जो आपकी शंका है वो दूर हो गई होगी और आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे अगले मेहमान डॉक्टर विश्वजीत दास जुड़ गए हैं। उनसे आइए ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानते हैं। जी डॉक्टर दास, आपसे जानना चाहेंगे ड्रैगन फ्रूट की क्या खासियत है, उसकी खेती किन किन इलाकों के लिए मुफीद है? नमस्कार, मैं जैसे बोल रहा था, ये कमलम जो फ्रूट है जी, इसका जो पौष्टिक गुणवत्ता और इवन मेडिसिनल जो औषधि गुण है उसको भी बहुत अच्छा पाया गया है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट हुआ और विटामिन मिनरल्स ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है जी। और ये आजकल पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में बहुत ही एक किसानों के लिए और बाजार के लिए भी एक लोकप्रिय फल साबित हो रहा है। और इसका जो इवन देखा जाए तो इसका कीमत भी बाजार में बहुत ही अच्छा है, 600-700 रुपए केजी बिकता है। और जो भी किसान भाई ये अभी लगा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में बहुत ही फायदेमंद होंगे। और लोग जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल खान पान भी बदल रहा है और अच्छा फल चाहते हैं खाना, और अच्छा जो लाइफस्टाइल फूड कहते हैं, वो कमलम जो फल है वो वही एक फल है जो बहुत ही अच्छा जन लोकप्रिय है। जी बिल्कुल। डॉक्टर दास, आपसे इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे कि ये ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम जो है वो उसकी खेती किसान किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। बागवानी की पारंपरिक फसलों के साथ साथ किसान नई फसलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसी ही एक फसल है ड्रैगन फ्रूट। जी हाँ, ये एक ऐसी फसल है जो पारंपरिक खेती के मुकाबले लंबे समय तक आमदनी देती है। भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में की जाती है। ड्रैगन फ्रूट लाल और पीले रंग के भी होते हैं। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सही मौसम का चयन काफी जरूरी है। इसकी खेती का तरीका भी थोड़ा अलग है। सबसे पहले गड्ढे खोदकर खास तरह से बने कंक्रीट के खंभे गाड़े जाते हैं। 2 खंभों के बीच की दूरी 2 मीटर यानी करीब 5 हाथ होनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के इर्द गिर्द 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। रोपाई के समय ही हल्का पानी दे दिया जाता है। फिर टपक सिंचाई पद्धति से इसमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई की जाती है। हर महीने गोबर या रासायनिक खाद डालना अच्छा रहता है। जब भी खरपतवार उगाए तो उसे हटाते रहें। कुछ दिन बाद इसकी जड़ें खंभों को जकड़ने लगती हैं और 8 महीने में पौधे खंभों के बराबर हो जाते हैं। रोपाई के 16 महीने बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं। यही उभार पहले कलियों का रूप लेते हैं और फिर फल का। रोपाई के 18 महीने बाद जब फल पूरी तरह से गुलाबी हो जाता है तो उनकी तुड़ाई कर ली जाती है। तुड़ाई के बाद बाजार में ड्रैगन फ्रूट की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दास आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की मिट्टी और जलवायु ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अच्छी रहती है और इस वक्त देश के किन किन हिस्सों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। देखिए, मिट्टी जो देखा गया है भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी होती है, मिट्टी का जो गुणवत्ता है। लेकिन जो देखा गया है, जो हम कहते हैं सैंडी लोम, जी जी डॉक्टर दास, तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए काफ़ी अच्छी रहती है और इसकी खेती का तरीका भी आम खेती के तरीकों से बिल्कुल हटकर है, जिसके बारे में आज और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। बहरहाल जैविक खेती के बारे में भी आइए कुछ और जानकारियां ले लेते हैं। और डॉक्टर शिवे, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कीट प्रबंधन के बारे में आप बता रहे थे कि किस तरह से नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ उपाय हैं? इसके अलावा सबसे अच्छा जो कीटों को नियंत्रण करने का है जैविक खेती के अंदर, वो क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन को अपनाएंगे और मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे या अंतः फसलीकरण करेंगे तो उससे भी जो है कीड़े मकोड़े कम आते हैं। और क्योंकि हम डाइवर्सिटी जितनी फार्म के ऊपर ज़्यादा रखेंगे, यानी कि अलग अलग किस्मों को उगाएंगे, तो उस तरीके से जो है कीड़े मकोड़े कम आएंगे और उनकी जो है
जो नुकसान करने की दहलीज है वो ज़्यादा नहीं होगी और वो जो है इस तरीके से ऑटोमेटिकली नियंत्रण हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी तरीके से यदि कीट आ जाते हैं तो फिर उनको नियंत्रण करना भी जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए जो है ये बताते हैं कि हम या तो आपके लोकल मेड कोई भी रेमेडी हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर नीम के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे आपका नीम ऑयल है, चाहे नीम की निवोलियों से निकाला गया या उबाला गया एक्सट्रैक्ट है, या इसके साथ साथ नीम की पत्तियां हैं, उनको उबाल के इस्तेमाल करेंगे तो वो नियंत्रण कर देते हैं कीड़ों को। इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी बताते हैं कि मतलब जो गार्लिक है, गार्लिक का एक्सट्रैक्ट है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे नुस्खे हैं जिसके माध्यम से हम कीड़ों को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया और अच्छा उपाय यही है कि हम जो फसल चक्र को अपनाएं और सह फसली खेती करें, तो हमारे कीट ऑटोमेटिकली कम आते हैं जैविक खेती के अंदर। और दूसरे जो हमारे मित्र कीट हैं, क्योंकि हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करते, तो मित्र कीट जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली वो जो हमारे नुकसान देने वाले कीड़े हैं उनको खा लेते हैं। और विशेषकर जैसे हम ये कहते हैं कि भाई खेत के आसपास यदि घोंसले हैं तो उनको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे घोंसलों के अंदर पक्षी रहते हैं वो जो है कीड़ों को खा जाते हैं। तो ऐसे कई उपाय हैं कि कीट का नियंत्रण किया जा सकता है रसायनों के इस्तेमाल किए बगैर। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम ड्रैगन फ्रूट की खेती और जैविक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से राय ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दास, आपसे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानना चाहेंगे। बताएं कहाँ किस पैमाने पर इसकी खेती की जा रही है और कुछ खास बातें बताएं इसकी खेती के बारे में। देखिए, ये जैसे पूरा पूर्वोत्तर भारत में, चाहे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में तो बहुत ही अच्छा जलवायु ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत ही अच्छा पाया गया है, क्योंकि ये साउथ अमेरिका का कंट्री से ओरिजिन हुआ है ये फल का। और साउथ अमेरिका भी हाईली जलवायु जो है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूरा अच्छा सेम। उसके अलावा भी आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और विभिन्न राज्यों में इसका बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ावा दे रहा है इसका खेती को।
और विभिन्न राज्यों के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वो विभिन्न स्कीम के माध्यम से इसको किसानों के बीच ले जा रहा है। और इसके जो पौधे हैं वो स्टेम कटिंग कहते हैं हम, 10 से 12 1 फुट के जो साइज के जो लंबाई का जो कटिंग है वो देखिए, ये तो कैक्टस ग्रुप का है। तो उसमें आप उसका कटिंग हम 2-3 महीने बाद जब मतलब कटिंग करके जो पैकेट में लगाते हैं उसके बाद 2-3 महीने बाद उसका जड़ें निकलता है और उसको ऊपर से एक नए शाखा निकालते हैं। तो उस शाखा का भी जब आपका समझिए 8-10 सेंटीमीटर तक हो जाता है तो उसको हम अपना जमीन पे लगा सकते हैं। और इसके जैसे आपने पहले भी बता चुके हैं जो कैसे लगाना है मिट्टी को अच्छी तरह से, सैंडी-लोम जो सॉइल है उसको अच्छी तरह से तैयार करना, गड्ढा खोदना है, क्योंकि ये बड़ा पेड़ तो है ही नहीं, तो अच्छी तरह से गड्ढा खोद के गोबर दे के आप उसमें पहले लगा दीजिए। उसमें कोई खाद ना डालिए, मतलब इनऑर्गेनिक जो यूरिया वगैरह मत डालिए। तो इसमें आप लगा देंगे, उसके बाद थोड़े दिन बाद आपको 1 महीना बाद 1-1.5 महीना बाद अगर चाहे तो थोड़ा सा आप खाद डाल सकते। लेकिन दूसरा जो हम कहते हैं लगाने से पहले आप जो जैविक खाद भैम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जो राइजोबियम एजोडोबैक्टर, उनको जरूर आप उसका ट्रीटमेंट दे दें उस कटिंगों को। तो इससे क्या होता है, जड़ का जो वृद्धि बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि ये तो बीजू पौधा नहीं है, जड़ बहुत ही नीचे जाएगी, ऊपर ही रहते हैं तने, ऊपर ही के तने में रहते हैं मिट्टी में। तो इसमें और खाना इसका सार देंगे, जैविक दीजिए, कुछ भी दीजिए, ये ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को जो ये एक साथ सब ना डाल दें। समझिए आप अगर 25 केजी एक पौधे में गोबर चाहिए तो इसको हम साल में 4 हिस्सों में भाग कर लेंगे। एक भाग पहले देंगे और 3-4 महीने बाद दूसरे, फिर 3-4 महीने, ऐसे पूरे साल में इसको खाना देते रहना चाहिए। एक साथ दे देंगे तो वो डॉक्टर दास माफ कीजिएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। कांतिलाल पटेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जैविक खेती का शुरुआत कैसे करें। और मेरा मुख्य फसल धान है। दूसरा यह मैम कि मैं दलहनी फसल लगा सकता हूँ, लेकिन इस टाइप का क्लाइमेट नहीं बन पा रहा है, तो धानी से मेरे को जैविक खेती का शुरुआत के बारे में थोड़ा संपूर्ण जानकारी दीजिए। जी ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर शिवन। आप पटेल साहब जैविक खेती करना चाहते हैं, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। तो ये ना जैविक खेती की शुरुआत आप कर सकते हैं। ये देख लें कि आपके आसपास जो है बिलासपुर में जैसे मतलब किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो ये देख लें। और दूसरे थोड़े किसानों को जोड़ लें, समूह ग्रुप बना लें, क्योंकि अकेले करेंगे तो थोड़ी समस्याएं आएंगी। और जो आप ग्रुप बना के या समूह बना के किसानों का खेती करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है इसके ऊपर, आपका प्रमाणीकरण जल्दी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है आपको जो भी उत्पाद पैदा करेंगे, चाहे आपका आजकल जो है मतलब जो ऑर्गेनिक धान है उसकी भी जो है डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। वो हमारे मार्केट में नहीं, नेशनल मार्केट में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रही है। तो उसकी खेती कर सकते हैं, आपके यहाँ ये हो सकती है छत्तीसगढ़ में, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ जो है आपके यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है दाल वाली फसलों का, जैसे आपका चना है, मटर है, मसूर है, ऐसी इसकी खेती करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूंग बीन है, उर्द बीन है, तो इनकी जो है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा पोषक तत्व तो डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बायो फर्टिलाइजर से ट्रीट करके आप उनको सोइंग कर सकते हैं और बाद में ये अपने मतलब अपने पोषक तत्वों की पूर्ति अपने आप ही कर लेते हैं। और दूसरी बात, कांतिलाल जी दलहनी फसलों के साथ जैविक खेती करना चाहते थे और आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप अपने क्षेत्र में ये कर सकते हैं। उम्मीद है शांतिलाल जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ
तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम जैविक खेती और ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। सुशांत कुमार पटनायक जी इस वक्त ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत जी स्वागत है आपका। जी, आप ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? उसकी उन्नत किस्म क्या है उसके बारे में? अच्छा, उन्नत किस्म के बारे में, ठीक है, आइए जानते हैं। हेलो जी डॉक्टर दास बताएं। एक्चुअली इसका ड्रैगन फ्रूट का उन्नत किस्म है तो ऐसे होते नहीं है। इसका दो जो प्रजातियां है वो बहुत ही लोकप्रिय है और भारतवर्ष में हर एक राज्यों में ये उगाया जाती है। एक है आपका फल का कहते हैं लाल, जो काटेंगे उसका फल जो लाल कलर का होगा, पिंक जो कलर होता है वो होता है एक वैरायटी, हम कहते हैं इसको रेड स्किन रेड फ्लेश्ड। हाँ, उसका जो चमड़ी है वो भी लाल होंगे और उसको काटने के बाद भी फल का जो है वो लाल होंगे। और एक होता है रेड स्किन व्हाइट फ्लेश्ड, सफेद, काटने से जो फल है उसका अंदर का सफेद होता है। ये दो वैरायटी प्रजाति होते हैं। उसका अलावा भी एक होता है जो पीला कलर का होता है और एक जो उसका जो चमड़ी है ऊपर का जो स्किन है वो येलो कलर का होगा और काटने से सफेद कलर का होगा। ये तीन बहुत ही मतलब कॉमन है और यही आप जो लगाएंगे उसका बहुत ही अच्छा उत्पादन होते हैं। यही जो उन्नत प्रजातियां हैं और आपको पौधे जब लेंगे तो भारतवर्ष में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो लोगों का जो खाने का जो पसंद है, जो टेस्ट है, वो भारतवर्ष में लाल जो फल है काटने से जो लाल होता है उसका ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन पाया गया दूसरे जो साउथ एशियन कंट्रीज में, चाहे चाइना ले लीजिए, दूसरे कंट्रीज में जो सफेद है काटने के बाद जो सफेद होता है उसका काफी अच्छा प्रेफर किया जाता है। तो अपना अपना है। तो जैसे मैं अपने राज्य की बात कह रहा हूँ, जो लाल पहले मैंने दोनों लगाया लेकिन बाद में पाया गया जो लोगों का लाल जो फल है काटने के बाद उसका ज्यादा पसंद किया जाता है, तो इसको मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। तो ये तो व्यावसायिक खेती को अपनाने से पहले अच्छा होगा किसान ये जान ले कि आपके जो नजदीकी बाजार है उसमें किस तरह के फलों की मांग ज्यादा है। डॉक्टर दास, इसके साथ ही ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये ड्रैगन फ्रूट की खेती जो किसान कर रहे हैं उन्हें सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से करनी चाहिए, कितनी पानी की आवश्यकता होती है, कितने अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए? देखिए, मैं पहले कहा हूँ ये जो कैक्टस ग्रुप का है पानी तो कम ही लगता है, लेकिन क्योंकि हमें उत्पादन अच्छा लेना है, गुणवत्ता अच्छा लेना है फलों का, उसका आकार भी साइज भी अच्छा रहे, तो उसके लिए हमें पानी तो देना है। लेकिन देखा गया जैसे ये जो उत्तर पूर्वी भारत का, इसमें आप अगर जून से लेंगे अक्टूबर तक बहुत ही बारिश होते हैं, तो उस दौरान तो आपको पानी नहीं चाहिए। लेकिन नवंबर से मार्च तक बिल्कुल आप सारे भारतवर्ष में सर्दी के मौसम में सूखे रहता है, उस दौरान पानी देना बहुत ही जरूरी है। और उसमें हम कहते हैं ड्रैगन फ्रूट बागीचा में ड्रिप इरिगेशन जरूर लगाए,
उससे आपका क्या होगा, पानी का भी बचत होगा और जितना पानी चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन जितना पानी चाहिए आपको कम मात्रा में हमेशा मिलते रहेगा। जब भी जरूरत होगा उससे पौधों का विकास भी अच्छा होता है। फलों का जब 2 साल बाद अच्छा फल देने लगेंगे, तीसरे साल में बहुत ज्यादा फल देता है, तो उसमें भी अच्छा गुणवत्ता के फल मिलेंगे। जी। तो ये है आपका पानी के विषय में जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ। डॉक्टर दास, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते डॉक्टर शिवे आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती जो किसान कर रहे हैं उन्हें उसका वाजिब दाम मिले और उन्हें फायदा हो, इसके लिए उन्हें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जैविक खेती करते समय जो भी हम उत्पाद उगाते हैं उसका जो मार्केट हमको सर्वे करना चाहिए पहले। और सर्वे करके तभी हम उसको उत्पाद में लाएं और तभी हमको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो भी किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं, पहले ये देख लें उनके नज़दीक मार्केट में किस फसल की ज़्यादा डिमांड है, सब्जी की ज़्यादा डिमांड है, या दाल वालों की, या ऑयल सीड की। ऑयल सीड में विशेषकर जैसे सनफ्लावर ऑयल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑर्गेनिक की। तो इस तरीके से देख लेने की ज़रूरत है। या कॉफ़ी की, या चाय की, या इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट या मसाले हैं, तो ये सारी जो है मतलब इनको कहते हैं हम लो वॉल्यूम हाई प्राइस। तो इनकी जो है मतलब ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, और इस तरीके से यदि देख के उगाएंगे तो उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। और दूसरी बात यह है, इसमें रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, जैविक खेती के अंदर। जैसे अभी हमारे पास में जैविक जो हमारे बीज हैं उनकी बहुत उपलब्धता नहीं है, तो जो पढ़ा लिखा यूथ है वो जो है सीड तैयार कर सकता है और उसको मार्केट में बेच सकता है किसानों को जो जैविक खेती करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमको पढ़े लिखे लोग जो अपना रोजगार बनाना चाहते हैं इसके अंदर, तो प्रमाणीकरण के लिए भी कुछ युवा जो है इससे जुड़ सकते हैं, और जो किसानों को जो है फैसिलिटेट करके सर्टिफिकेशन का काम, प्रमाणीकरण का काम जो है आसान कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब और भी उत्पाद उनको जैसे चाहिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या बायो फर्टिलाइजर्स है, इनकी जो है वो अपनी यूनिट लगा सकते हैं। और ये तो यानी कि रोजगार की भी जो संभावना है वो क्षेत्र में अपार संभावना है। जी। डॉक्टर शिवे, आपने लगातार हमारे साथ यहाँ पर जैविक खेती के बारे में जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से आज आपने जाना जैविक खेती के बारे में, साथ ही ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी आपको जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं और बता दें कल के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है बदलते मौसम में पशुओं का रखरखाव और पशुओं में गर्भधारण की समस्या और समाधान। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ अहम विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।